में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला कि किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अपना न्यू जो टॉपिक है वो है स्टाइकियोमेट्री। न्यू टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री। तो देखिए स्टाइकियोमेट्री क्या होता है। स्टाइकियोमेट्री तो बेसिकली स्टाइकियोमेट्री जो है, अपन अगर सिंपल सी भाषा में कहें कि स्टाइकियोमेट्री क्या है, तो स्टाइकियोमेट्री जो है वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम उस रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं। क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम उस रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री कहेंगे। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, N2 plus 3H2, it gives 2NH3। N2 plus 3H2 इक्वल टू गिव्स 2NH3। तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन एक संतुलित समीकरण है, पहली बात तो। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो, यहां नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 1, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट गुणांक कितना है 3, और अमोनिया का गुणांक कितना है 2। तो यहां पे ये जो गुणांक हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। इनको हम लोग क्या कहेंगे? स्टाइकियोमेट्री को मैं एसटीओ लिख रहा हूं शॉर्ट में, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहेंगे। जो ये संतुलित रासायनिक समीकरण में जो ये गुणांक लिखे हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। ये गुणांक हमको क्या बताते हैं? ये गुणांक हमको बताते हैं मोल्स के बारे में तथा आयतन के बारे में। मतलब हम इन गुणांकों को मोल तथा आयतन की तरह पढ़ सकते हैं। तो रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री का मतलब सीधा सीधा उसके संतुलित रासायनिक समीकरण से है। जैसे इस रिएक्शन को मैं अगर रीड करूं, अगर मैं पढ़ूं, तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया बना रही है, कि 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब मान लो इस अभिक्रिया में आपको हाइड्रोजन के 60 मोल दिए जाएं। भाई ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम हमेशा 2 मोल अमोनिया ही बनाएंगे। हमें जितनी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के हिसाब से हम उतने मोल बना सकते हैं अमोनिया के। तो जैसे मान लो आपसे ये कहा गया कि हाइड्रोजन के 60 मोल आपको दिए गए। अब 60 मोल हाइड्रोजन दिए गए, तो बताओ नाइट्रोजन के कितने मोल की ज़रूरत पड़ेगी और अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिएक्शन की शक्ल देखो, रिएक्शन की शक्ल ही उसकी स्टाइकियोमेट्री है। रिएक्शन की शक्ल हमको बोल रही है कि 3 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल अमोनिया बनती है। यानी कि इसमें यहाँ पे अगर आप अनुपात देखो तो 1:3 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बनेगा अगर आप इसके गुणांकों से तुलना करें तो ये बनेगा 20 मोल। ठीक है, तो अब बताओ ये कितना बनेगा? 40 मोल। हरी बात समझ में? स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक को देखो, हाइड्रोजन के 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो बताओ 60 मोल से कितना बनेगा? 20 मोल। 3 मोल से 2 मोल बनता है, तो बताओ 60 मोल से कितना बनेगा? 40 मोल। तो ये इसका उत्तर हुआ। तो यानी कि इसके अंदर जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक को हम लोगों ने यहाँ पे मोल की तरह ट्रीट किया, तो इस संबंध को हम लोग बोलते हैं मोल मोल रिलेशन। मोल मोल रिलेशन ये क्या है? बेसिकली आपका यहाँ पे मोल मोल रिलेशन है। ठीक है, दूसरी बात,
अब मैं इसी समीकरण को यहां पे दोबारा लिखता हूं, N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3। ठीक है, अब इस समीकरण को मैं, जैसे मान लो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया पूरी समीकरण को, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 एंड NH3, 2 से डिवाइड करने पे। तो मैं केवल ये आपको बताना चाह रहा हूं कि हम इन गुणांकों को कभी भी अणु की तरह नहीं पढ़ेंगे, अणु की तरह, क्योंकि अणु की तरह पढ़ने से क्या होता है, देखो आपको सोचो, अब यहां पे आप कैसे पढ़ोगे, अगर मैं मोल की तरह पढ़ूं तो 1/2 मोल, अगर मैं इन गुणांकों को मोल की तरह ट्रीट करूं तो मैं यहां बोलूंगा 1/2 मोल नाइट्रोजन 3/2 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 1 मोल अमोनिया बनाती है। तो यहां तक तो बात ठीक है, समझ आई। लेकिन अगर मैं इसको अणु की तरह पढ़ूं कि भाई आधा अणु नाइट्रोजन का 3/2 अणु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 1 अणु अमोनिया का बनाता है, तो अब यहां पे आप देखो आधे अणु का क्या मतलब है। आधे अणु का कतई मतलब यहां पे ये नहीं है कि आपने भाई जैसे ये नाइट्रोजन है तो आपने इसको आधा कर दिया, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, अब जैसे मान लो अमोनिया का कितना अणु, एक अणु है, मान लो कभी अभिक्रिया में 1/2 NH3 आ जाए, कभी अभिक्रिया में 1/2 NH3 आ जाए, तो अब इसका मतलब अगर अणु की तरह इसको पढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, अमोनिया का आधा अणु। तो अमोनिया के आधा अणु का क्या मतलब है, कैसे करोगे आधा बताओ, ये अमोनिया हो गया, तो आधे अणु का मतलब क्या है, इसको बीच में से काट दो, तो कोई मीनिंग नहीं है ना, कोई मीनिंगफुल बात नहीं है कि अपन आधे अणु का मतलब ये नहीं, कतई नहीं है कि अपन अमोनिया के मॉलिक्यूल को आधा काट दें। तो इसलिए हम कभी भी इनको अणु की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इनको या तो हम मोल की तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई अपने को इंफॉर्मेशन भी तो सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि भाई हमें इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो करेक्ट मिल रही है। यहाँ पे आधे अणु के कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं बेसिकली ये स्टाइक्योमेट्री है, यानी कि रिएक्शन की जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है वही उस रिएक्शन की क्या होती है, स्टाइक्योमेट्री होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी रिएक्शन को मैं आपको फिर से बताऊं, जैसे मान लो मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3, ठीक है। अब अपन इसको द्रव्यमान से संबंधित पढ़ते हैं, द्रव्यमान से। देखो यहां पे मैंने लिखा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन एक का द्रव्यमान होता है 14 ग्राम, तो 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 हो गया, 2 × 3 6 ग्राम, अमोनिया का एक मोलिक्यूल का होता है 17 ग्राम, तो 17 × 2 32 ग्राम, ठीक है। अब मान लो आपको हाइड्रोजन का 20 ग्राम दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताओ नाइट्रोजन के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी और अमोनिया का कितना ग्राम बनेगा। तो कैसे निकालोगे आप, इस रिएक्शन की शक्ल देख करके निकाल लो कि भाई हमने रिएक्शन की शक्ल देख के हमको ये पता लग रहा है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमको 28 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमको आवश्यकता होगी नाइट्रोजन की 28/6 और 20 ग्राम के लिए हमें आवश्यकता होगी 28/6 × 20 ग्राम नाइट्रोजन। इतने की हमको ज़रूरत है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया उसका आंसर हो जाएगा 28/6 × 20 ग्राम। इसी तरीके से अगर अपन को अमोनिया का निकालना हो तो देखो 6 ग्राम से तो 34 ग्राम बनता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म होती है। कैसे पता लगा अपन को, रिएक्शन की शक्ल देख करके, रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री देख करके। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा 34/6 ग्राम, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनने वाला है, 20 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनने वाला है 34/6 × 20 ग्राम NH3। तो ये जो मैंने दूसरा क्वेश्चन मार्क लगाया था उसका आंसर हो गया।
हरी बात समझ में? तो देखो रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री को देख करके आप गणना कर सकते हो कि हमें जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो कितना चाहिए होगा और हमें हमारा उत्पाद कितना मिलने वाला है। इस संबंध को हम लोग बोलते हैं मास मास रिलेशन। ये जो आपके सामने लिखा गया है इसे हम लोग बोलते हैं मास मास रिलेशन। इससे पहले हमने देखा था मोल मोल रिलेशन, ये हो गया अपना मास मास रिलेशन, इसके साथ भी इसको कर सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने न्यू रिलेशन की तरफ। तो देखो, तो हमने दो प्रकार के रिलेशन पढ़े स्टाइक्योमेट्री के अंदर, एक मोल मोल रिलेशन था और एक आपका मास मास रिलेशन था। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए, फॉर गैसियस रिएक्शन, अगर हम कोई गैसीय अभिक्रिया की बात करें तो गैसीय अभिक्रिया के लिए हम लोग ये समीकरण लगाते हैं PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए आप जिस तरीके से अपन मोल में बात करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप उसके वॉल्यूम में भी बात कर सकते हो। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। जैसे मान लो मैंने लिखा एक गैसीय अभिक्रिया, कंडीशन क्या है कि अभिक्रिया गैसीय होनी चाहिए, उसी के लिए ही यह चीज वैलिड है। जैसे ये है, अब मैंने रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री मेरे को ये बोल रही है कि इस नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से अभिक्रिया करके इसका 2 वॉल्यूम बना रहा है, इसका 1 आयतन इसके 3 आयतन से अभिक्रिया करके इसका 2 आयतन बना रहा है। हमने बिल्कुल जैसे मोल के साथ में अपन डील करते थे वैसे ही अपन वॉल्यूम के साथ में डील कर रहे हैं अगर अभिक्रिया गैसीय है तो, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, n बढ़ाओगे तो v भी बढ़ेगा। तो 1 आयतन इसके 3 आयतन से अभिक्रिया करके इसका 2 आयतन बनाता है। अब मान लो आपको हाइड्रोजन का 150 ml दिया गया, अब आपसे पूछा गया है कि बताओ नाइट्रोजन के कितने ml की आवश्यकता होगी और अमोनिया का कितना ml बनेगा। यहाँ वॉल्यूम जो होता है वो आप ml में भी ले सकते हो, लीटर में भी ले सकते हो, इसलिए मैंने ml और लीटर नहीं लिख करके सीधा वॉल्यूम लिखा है। हमें जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसा ले लेंगे। ठीक, अब जैसे आपको 150 ml दिया गया तो बताओ नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा। बिल्कुल आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि 3 ml के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए तो 150 ml के लिए कितना चाहिए होगा, ये कितना चाहिए होगा अपन को बताओ, 50 ml की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 50 ml। इसको इधर कर लेते हैं अपन भाई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके 3 के लिए कितना चाहिए, 1 वॉल्यूम, तो 150 के लिए इसकी कितने की जरूरत पड़ेगी 50 ml की, तो ये इसका आंसर हो गया। और यहां पे कितना बनेगा अपने पास में 100 ml। समझ में आ गया ना भाई, 3 से 2 तो 150 से कितना बनेगा 100 ml, 3 से 1 बन रहा है तो 150 से कितना बनेगा 50 ml। तो इस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि अभिक्रिया गैसीय होनी चाहिए। यह चीज जो वैलिड होती है वो केवल और केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वैलिड होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 प्रकार के संबंध पढ़े। पहला संबंध था मोल मोल संबंध, पहला हम लोगों ने पढ़ा मोल मोल रिलेशन। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मास मास रिलेशन। तीसरा हम लोगों ने यहां पे पढ़ा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री को हम इस प्रकार से संबंधित करेंगे। ठीक है, मोल मोल रिलेशन, मास मास रिलेशन और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। अगर अभिक्रिया गैसीय है तो हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कोई भी क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हम जनरली उस क्वेश्चन को मोल मोल रिलेशन लेकर के करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका फटाफट भी होगा और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आता है। मतलब यहाँ आप कभी कभी गड़बड़ कर सकते हो मास वास निकालने में। वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम है गैसीय अभिक्रिया तो वॉल्यूम से हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कभी आपको मोल और मास में से अगर
कोई मेथड लगाना हो तो कोशिश ये करें कि मोल मोल रिलेशन को यूज़ करें। मोल हम लोग पढ़ भी चुके हैं, अच्छे से हम लोग ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम मोल मोल रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराऊँ इसके ऊपर कि कैसे हम लोग इस चीज़ को डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, calculate the volume of CO2 gas evolved at 1 atm pressure and 273 Kelvin on heating 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, 8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखो ये प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है कि CO2 गैस का कितना वॉल्यूम रिलीज होगा जब आप 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक समीकरण चाहिए। हमें समीकरण पता होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, किसी भी कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो उसका ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। हरी बात समझ में? अभिक्रिया को लिखने के पश्चात तुरंत आप ये देखें कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो पहले तो आप अभिक्रिया को संतुलित करें। तो यहाँ से अपन को दिख ही रहा है कि यह अभिक्रिया संतुलित है। तो यह अभिक्रिया अगर संतुलित है, ठीक, तो इसकी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री अपन को क्या बोल रही है कि 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 हमें मिलता है। क्योंकि हमें वो CO2 ही पूछ रहा है तो अपन CO2 की तुलना कर लेंगे। भाई 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो हमें 1 मोल CO2 मिलेगा। अब अपन को क्या दिया है, गिवन आपको दिया है 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है। तो क्यों ना अपन पहले इसके मोल निकाल लें मैग्नीशियम कार्बोनेट के, तो वो हम साइड में कैलकुलेट कर लेंगे। मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास लिखे तो कैसे निकालोगे, 16.8 अपॉन, भाई ग्राम में मात्रा, अपॉन इसका मोलार मास। तो मोलार मास कितना आएगा, देखो मैग्नीशियम का होता है 24, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना आएगा 48। तो यह आएगा आपके पास में 84 ग्राम पर मोल इसका मोलार मास हो गया। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0.2 टाइम्स इसको कट करेगा। तो ये आ गया आपके पास में मोल। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल कितने अपने पास में, 0.2 मोल। मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल कितने अपने पास में, 0.2 मोल। तो अब देखो 1 मोल से 1 मोल CO2 मिलता है तो 0.2 मोल से ये हमें कितना मिलेगा, 0.2 मोल CO2। 0.2 मोल कहाँ से आया भाई, अपन को 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया। मैंने आपको कहा कि कभी भी आपको स्टोइकियोमेट्री की गणनाएं करनी हो या कैलकुलेशन करना हो तो कोशिश करें उसको मोल में करें। हमें ग्राम में दिया, हम ग्राम में भी कर सकते थे, लेकिन ग्राम में क्या होगा, फिर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमने क्या करा, पहले जो दिया हुआ था उसके मोल निकाल लिए अपन ने। इसके मोल आ गए अपने पास में 0.2 मोल। तो 1 मोल से 1 मोल CO2 मिलता है तो 0.2 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से 0.2 मोल CO2 हमें मिलने वाला है। लेकिन अपन से मोल नहीं पूछे उसने, अपन से क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम। कोई बात नहीं, हम जानते हैं STP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है। कंडीशन STP दी हुई है ना, देखो आपको 1 atm प्रेशर है और 273 केल्विन है, इसका मतलब ये STP कंडीशन है। तो STP पर 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर।
ठीक है, तो 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर है, तो 0.2 मोल CO2 का आयतन कितना होगा? 0.2 इंटू 22.4, बोलो बिल्कुल कितना आएगा? 22.4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 4.48 लीटर CO2। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास में? 4.48 लीटर CO2 गैस हमें यहाँ पे मिलने वाली है। बिल्कुल समझ में आ गई आपको बात? इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन को करना है। तो देखो ये है रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री। इस तरीके से आपको रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री के साथ में डील करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अगला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है कि 12 ग्राम एल्कलाइन अर्थ मेटल, 12 ग्राम एल्कलाइन अर्थ मेटल, 12 ग्राम एल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम, gives 14.8 ग्राम of its nitride, 14.8 ग्राम of its nitride. Atomic weight of metal is, atomic weight of metal is, ये हमसे पूछा है। ये हमसे यहां पर पूछा है। तो देखो क्या है इसके अंदर, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, मान लो अपन ने एल्कलाइन अर्थ मेटल मान लिया M, ठीक है, गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ नाइट्राइट, ये नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है। देखो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +2। नाइट्राइट की अगर हम लोग बात करें तो N3- को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। तो अगर मैं मेटल नाइट्राइट का फॉर्मूला बनाऊं तो मेटल नाइट्राइट का फॉर्मूला बनेगा अपने पास में M3N2, ठीक है, यानी कि ये है अपना मेटल नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइड, दिस इज मेटल नाइट्राइड। तो हमें मेटल नाइट्राइड फॉर्म हो रहा है क्योंकि मेटल जब ये दोनों मिलकर के मेटल नाइट्राइड बनाते हैं, तो अपन यहां लिखते हैं मेटल नाइट्राइड जो है वो M3N2 है, ठीक है। तो पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो यहां लेंगे अपन 3M प्लस N2, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है वो आपके सामने संतुलित हो गई कि मेटल नाइट्राइड क्या था और किस तरीके से वो फॉर्म होगा, ठीक। तो अब आप यहां पे देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ये तो हो गई अपनी रिएक्शन जो हमने क्वेश्चन को देख करके निकाली, ठीक है। अब आप यहां पे देखो 12 ग्राम अपन को ये दिया है, 12 ग्राम से ये कितना बन रहा है? 14.8 ग्राम। 12 ग्राम से ये क्या बन रहा है अपना? 14.8 ग्राम, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या कर, मैंने आपसे क्या कहा, जनरली आप जब भी कैलकुलेशनें करें वो आप किस में करो? मोल्स में। तो अगर अपन को 12 ग्राम दिए इस मेटल के, तो आप इसका मोलार मास निकाल लो। अब मोलार मास कैसे निकालोगे? इसके मोलार द्रव्यमान का भाग लगा तो अपन क्या करेंगे? इसके मोलर द्रव्यमान का भाग लगाएंगे। मेटल हमें पता ही नहीं है, तो मेटल जब हमको पता नहीं है तो हमने इसका मोलर द्रव्यमान मान लिया M। हमने क्या मान लिया इसका? M। तो अपन ने यहां लिखा कि इस M के जो मोल होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? द्रव्यमान कितना दे रखा है? 12 अपॉन ये इसका मोलर द्रव्यमान। M यहाँ पे क्या है? मोलर द्रव्यमान। कंफ्यूज नहीं होना, मेटल नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये है इसका मोलर द्रव्यमान। ये क्या हो गया इसका? मोलर द्रव्यमान। तो अगर आप रिएक्शन की शक्ल देखो तो 3 मोल से अपन को कितना मिल रहा है? उसका 1 मोल मिल रहा है। 3 मोल से अगर आप मेटल नाइट्राइड का देखो तो आपको क्या मिल रहा है? 1 मोल मिल रहा है ना। अरे बात समझ में भाई, रिएक्शन की शक्ल देखो आप, 3 मोल M से ये हमको मिलता है 1 मोल M3N2 हमें मिल रहा है।
तो बताओ 1 मोल से कितना मिलेगा? 1 मोल से कितना मिलेगा? 1/3 मोल मिलेगा। और हमारे पास कितना दे रखा है? 12/m मोल से ये कितना मिलने वाला है? इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 12/m। 1/3 इंटू 12/m, तो ये आ जाएगा अपने पास में 4/m मोल। 4/m मोल अपन को क्या मिल रहा है? M3N2। 4/m मोल अपन को क्या मिल रहा है? M3N2। समझ में आ रही है बात कि 4/m मोल अपन को क्या मिला? M3N2 मिला। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को दोबारा देखो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें कि 12 ग्राम हमारे पास में क्षारीय मृदा धातु है जो हमें 14.8 ग्राम नाइट्राइट फॉर्म करके देती है। मतलब 12 ग्राम मेटल से आप उसी मेटल का 14.8 ग्राम नाइट्राइट बनाते हो। तो ये हमने अभिक्रिया लिखी, ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमने, उसके करस्पॉन्डिंग हमने इस अभिक्रिया को लिख दिया। ठीक, ये 12 ग्राम दिया था, उससे अपना ये बन रहा है 14.8 ग्राम। लेकिन अब हम यहाँ पे देखो कि अपन यहाँ पे इसके मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल से डील करना ज़्यादा इजी होता है। तो 12 ग्राम था तो मैंने इसके मोल निकाले, तो मैं क्या करूँगा? इसके मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दूंगा। तो मैंने इसका मोलर द्रव्यमान m मान लिया, तो 12 ग्राम का मतलब हो गया 12/m मोल। ठीक है, तो अब अपन रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री को देखो, इसकी शक्ल देखो। 3 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल से मिलेगा 1/3 मोल। तो 12/m मोल से कितना मिलने वाला है? 4/m मोल। तो ये तो आए हमारे पास में M3N2 के मोल। हमारे पास क्या है अभी? M3N2 के मोल। ये इक्वेशन थी अपनी 3m + N2 M3N2। ठीक है ना? तो हमें मिले यहाँ पे M3N2 के मोल 4/m। ठीक है, 4/m। आप एक ध्यान, एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो यहां से मैं लिख सकता हूं मोल इंटू मोलर द्रव्यमान विल बी इक्वल टू द्रव्यमान। अगर मैं मोल को मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे द्रव्यमान मिल जाएगा। मोल मेरे पास कितना है? हमें मोल कितने मिले M3N2 के? 4/m। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके सॉरी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके मोलर द्रव्यमान से। तो M3N2 का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 3m + 28। दिस विल बी इक्वल टू 14.8। देख लो आप। दिख रहा है अच्छे से? 4/m इंटू 3m + 28 विल बी इक्वल टू 14.8 ग्राम। यहां से अब आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि m की वैल्यू क्या आएगी। बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से m की वैल्यू को। बताओ कितनी आएगी? कितनी आएगी वैल्यू बताओ? अरे भाई m तो उधर चला जाएगा, इसको अंदर ले जाओ। तो ये हो गया आपका 12m + 4 इंटू 28। दिस विल बी इक्वल टू 14.8 इंटू m। 14.8 इंटू m। तो ये कितना आएगा आपके पास में? 14.8 में से 12 को आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा अपने पास में 2.8 m। दिस विल बी इक्वल टू 4.4 इंटू 28। अरे बात समझ में? तो यहां से आप देखिए क्या आया अपने पास में? 2.8 m। दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 28। तो यहां से अगर हमको m निकालना हो तो 4 इंटू 28
अपॉन 2.8 हो जाएगा। 4 इंटू 28 अपॉन 2.8। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो m की वैल्यू हमें मिलने वाली है 40। तो जो हमारे पास में एल्कली अर्थ मेटल था उसका मोलार मास कितना आया? 40। 40 से आपको पता लग रहा होगा ये क्या हो सकता है? कैल्शियम। ये क्या हो सकता है? अगर वो आइडेंटिटी भी पूछता अपन से कि वो एटम कौन सा है एल्कली अर्थ मेटल, तो वो क्या होगा? कैल्शियम। और फॉर्मूला क्या था? Ca3N2। तो ये हमारा एल्कली अर्थ मेटल था। और जो ये नाइट्राइट फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा? क्योंकि मोलार मास, कैल्शियम का मोलार मास कितना होता है अपना? 40 होता है। तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि यहाँ पे क्या हो सकता है? Ca3N2। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, जो हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन देखा। तो एक बार देख लो आप इस क्वेश्चन को। देख लिया अच्छे से? अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं इसके ऊपर। कैलकुलेट द वॉल्यूम, calculate the volume of O2 gas produced, calculate the volume of O2 gas produced, calculate the volume of O2 gas produced at 1 atm and 273 Kelvin, at 1 atm and 273 Kelvin, at 1 atm and 273 Kelvin on heating 24.5 gram KClO3, on heating 24.5 ग्राम KClO3। देखिए आप अच्छे से, ये है आपके सामने 24.5 ग्राम KClO3। आ रही बात समझ में? तो क्या करेंगे इस रिएक्शन के अंदर, आपको पता ही है। अब सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को लिखेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन को आप लोग लिखेंगे। KClO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो इक्वेशन क्या होती है? तो देखो KClO3, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसको हीट करने पर हमें मिलता है ये O2। पहले अपन इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे आप 3/2 लगा सकते हैं। अगर 3/2 हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप 3/2, समझ में आ गया ना भाई? पोटेशियम और क्लोरीन तो जो है वो दोनों तरफ बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 3 था, वहाँ 2 था। तो मैंने यहाँ 3/2 करते ही ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन इधर रह जाएगा, तो इधर भी 3 ऑक्सीजन है। तो या तो रिएक्शन को आप इस तरीके से लिखें या फिर पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये रिएक्शन हो जाएगी 2 KClO3 KCl, 2 से मल्टीप्लाई कराया ना अपन ने, तो यहाँ हो जाएगा 2 KCl प्लस 3O2। तो ये अपनी रिएक्शन जो थी वो संतुलित हो करके आ गई। तो ये अपनी हो गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। आ रही बात समझ में? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब अपन को क्या दिया है यहाँ पे? 24.5 ग्राम KClO3 दिया है। 24.5 ग्राम अपन को ये दिया है और अपन से पूछा है कि इसका कितना वॉल्यूम बनेगा। तो KClO3 का मोलार मास निकालो आप। मोलार मास ऑफ KClO3, पोटेशियम का कितना होता है? 39, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, ऑक्सीजन का कितना होता है? 48। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास में? 2 122.5। अपने पास कितना आया टोटल? 122.5 आया अपने पास में। देखिए आप अच्छे से,
तो अपन क्या करें, इसके पहले मोल निकाल लें। तो 22.5 ग्राम में आप डिवाइड कर दो किसका, 122.5 का ग्राम पर मोल। तो इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो अपने पास में आएगा 0.2 मोल। ये गिवन है अपने पास में, समझ आ रही है बात, ये चीज अपने पास में गिवन है, दिस इज गिवन, ये आपको दिया गया है। बस अब अपने को कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री को देखो, 2 मोल से 3 मोल बन रहा है अपना। भाई अगर आप देखें तो इसके 2 मोल से 2 मोल KClO3 से हमें मिल रहा है 3 मोल O2। कैसे पता लगा, हमने रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री को देखा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 2 मोल KClO3 से 3 मोल O2 मिलेगा तो 1 मोल KClO3 से हमें कितना मिलेगा, 3/2 मोल O2 मिलेगा। 2 मोल से 3 मोल मिल रहा है तो 1 मोल से कितना मिलेगा, 3/2 मोल O2। ठीक, और अपन को कितना दिया है, 0.2 मोल। तो 0.2 मोल KClO3 से ये कितना मिलेगा अपने, 3/2 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा अपने पास में 0.3 मोल O2। तो हमें बेसिकली O2 कितना मिला है यहाँ पे, 0.3 मोल। हरी बात समझ में, O2 हमें कितना मिला है यहाँ पे, 0.3 मोल। तो 0.3 मोल अगर अपन को O2 मिला है देखो 2 मोल से 3 मोल मिल रहा है तो 1 मोल से मिलेगा 3/2 मोल, और 0.2 मोल अपना यहाँ से कैलकुलेट होकर के आया, तो 0.2 मोल से कितना मिलेगा अपने को, 0.3 मोल। लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ पे मोल नहीं पूछा, अगर मोल भी पूछता तो अपना वो हो जाता। अपन से वॉल्यूम पूछा है तो वही अपने को पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 0.3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 0.3 इंटू 22.4 लीटर। तो ये अपना यहाँ पर आंसर है इस क्वेश्चन का। कैलकुलेट कर लेंगे हम जो भी आएगा। तो ये अपना इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपके पास में आंसर हो गया। हरी बात समझ में, तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हरी बात समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं। व्हाट मास of CO2 gas, what mass of CO2 gas will be obtained by this is will be obtained by the complete combustion of combustion of 570 gram, complete combustion of 570 gram of octane, देखिए इस क्वेश्चन को, 570 ग्राम ऑक्टेन है, उसको आपको कंप्लीट कंबशन करना है, तो अपन को कितना मास मिलेगा CO2 गैस का। ठीक है, तो पहली बात तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ऑक्टेन जो है वो एल्केन फैमिली का मेंबर है, और अगर हम लोग बात करें एल्केन की, ऑर्गेनिक जब हम लोग पढ़ेंगे बात करेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है ना, 4 ऑक्टेन, तो अपन यहां से लिख सकते हैं 4 ऑक्टेन, एन की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे 8, पुट n इक्वल टू 8। तो यहाँ से जैसे आप पुट करोगे n इक्वल टू 8 तो ये आ जाएगा आपके पास में C8H18, तो ये बन गया आपके पास में ऑक्टेन। तो ये क्या है आपका ऑक्टेन। इसे अपन को कंप्लीट कंबशन करना है, तो वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो दो ही अपने पास में उत्पाद मिलेंगे, एक CO2 और एक H2।
जब भी अपन हाइड्रोकार्बन को या किसी कार्बनिक यौगिक का जब हम लोग कंबस्शन करते हैं, हम दहन करते हैं, तो ये बेसिकली दहन अभिक्रिया है। तो दहन करने पे अपन को दो ही उत्पाद मिलेंगे, एक CO2 मिलेगा और एक H2O मिलेगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखो कि हमें क्या दिया हुआ है। देखो 570 ग्राम ऑक्टेन का जब आप कंप्लीट कंबस्शन करते हो तो आपके पास में CO2 का कितना मास आपको मिलने वाला है, ये है कुल मिलाकर के बात। तो अब आप क्या करो, इसका अपन को दिया है 570 ग्राम, तो इसके पहले मोल निकाल लो। मोलार मास ऑफ ऑक्टेन C8H18, तो इसका हो जाएगा 96 और ये 18, तो यह आपके पास में 114। तो यहाँ अपन डिवाइड कर देंगे 114 का, इसको पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा अपने पास में 5 मोल। ठीक है ना, तो ये चीज़ अपने पास में यहाँ गिवन है। ये क्या है, गिवन। कितना गिवन है अपने पास में, इसका 5 मोल गिवन है। ठीक है, तो बस अपन अब इजीली निकाल सकते हैं कि भाई अपन रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री, पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा अपन को। तो देखो अगर यहाँ पे कार्बन 8 है तो यहाँ पे भी कार्बन कितने होंगे, 8। हाइड्रोजन यहाँ पे 18 है, तो यहाँ हाइड्रोजन के आगे अपन कितना लगा देंगे, 9। अब बचा अपने पास में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब अपन को केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे अपन कर सकते हैं 25/2। ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के आगे अपन लिख सकते हैं 25/2। ये अपनी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस होगी। ठीक, हमें किससे मतलब है, यहाँ पे ऑक्टेन को जब आप हीट कर रहे हो तो आपको कितना CO2 ऑक्टेन होगा, ये हमको यहाँ पे निकालना है। ऑक्टेन के मोल देखो यहाँ पे 1 मोल है, तो जब आप इसके 1 मोल को हीट करोगे, एक मोल, ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से लिख रहा हूं मैं, 1 मोल ऑक्टेन से CO2 हमें कितना मिल रहा है, 8 मोल CO2 मिल रहा है। तो बताओ 5 मोल से कितना मिलेगा, क्योंकि 5 ही तो गिवन है हमको। 5 से कितना मिलेगा अपन को, 8 × 5, यानी कि कितना हो जाएगा 40 मोल CO2। अरे बात समझ में, कितना मिलने वाला अपन को, 40 मोल CO2। अब 40 मोल CO2 है, तो अब अपन से मोल थोड़ी ना पूछे उसने, अपन से उसने क्या पूछा है, मोल की जगह पूछा उसने उसका मास। तो अपन मास निकाल लेंगे मोल इंटू मोलार मास से। तो यहां से अपन निकालेंगे मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, दिस विल बी इक्वल टू 40, इसके मोल है इंटू इसका मोलार मास हो जाएगा 44। 44 क्या है यहाँ पे, मोलार मास किसका, CO2 का, जिसका निकाल रहे हो उसी का ही है, CO2 का। तो 40 × 4 करोगे तो ये आएगा आपके पास में 1760 ग्राम, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 1.76 किलोग्राम। तो ये है, इस तरीके से हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। देख लीजिए आप। तो टोटल हमें यहाँ पे जो मास मिलने वाला है CO2 का वो है 1760 ग्राम, या हम इसको बोल सकते हैं 1.76 किलोग्राम। देख लिया अच्छे से। तो इस तरीके से हम स्टोइकियोमेट्री के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, और ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको आनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग लिख लेना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें हमको आनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने बात की यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री की। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब वो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है
वो हम लोग बात करेंगे। पहले आप इन चीज़ों को देख लीजिए, स्टाइक्योमेट्री को अच्छे से समझ लेना। स्टाइक्योमेट्री कुछ नहीं और कुछ नहीं, केवल और केवल एक रिएक्शन की शक्ल को बताती है। किसको बताती है? एक रिएक्शन की शक्ल को। और वो रिएक्शन आपकी संतुलित होनी चाहिए, कि यानी कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम उस रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप अभिक्रिया लिखें तो अभी से आप हैबिट डाल लें कि हमें रिएक्शन को संतुलित करके लिखना है, क्योंकि उस संतुलित रासायनिक समीकरण के अंदर जो गुणांक होते हैं वो गुणांक ही उस रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री को बताते हैं। ठीक है ना? उन गुणांकों को हम लोग मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उन गुणांकों को हम लोग मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उन गुणांकों को हम लोग वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जब भी हम उन गुणांकों को वॉल्यूम की तरह ट्रीट करेंगे तो हमेशा अभिक्रिया हमारे पास में गैसीय होनी चाहिए, क्योंकि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए ही हम वॉल्यूम से डील करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज स्टाइक्योमेट्री को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने मोल मोल रिलेशन, मास मास रिलेशन और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन से संबंधित थ्योरीज को देखा और उनसे संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को हल किया। पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इससे आसानी आते हैं, नो डाउट। तो एक बार आप जब इनको प्रैक्टिस कर लोगे, आपसे ये होने लग जाएंगे, तो पेपर में कोई प्रश्न कोई डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों।